नमस्कार। आज हम अपनी जामिया की जो बुक है B.Ed 01 जिसका शीर्षक है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, यानी कि इसका अर्थ हुआ कि बाल्यावस्था और उसका विकास। तो आज हम इस बुक को शुरू कर रहे हैं और हमारी इस बुक का पहला चैप्टर जो है जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड द कंस्ट्रक्ट ऑफ चाइल्डहुड, यानी कि बाल्यकाल और बाल्यकाल से संबंधित जो सिद्धांत हैं वो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस चैप्टर में बेसिकली हमें क्या क्या स्टडी करना है। तो जो हमारा ये पहला पार्ट है चाइल्डहुड एंड कंस्ट्रक्ट ऑफ चाइल्डहुड, इसमें हम जानेंगे चाइल्डहुड क्या होता है, यानी कि बाल्यकाल क्या होता है, किसको कहते हैं, उससे संबंधित जो टाइम ड्यूरेशन है और एज से रिलेटेड जो बातें हैं वो हम इसमें जानेंगे। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो हमें इस पार्ट में पढ़नी है वो है इसकी डिफरेंट स्टेजेस, जो चाइल्डहुड की अलग अलग स्टेजेस हैं वो हमें इस पार्ट में स्टडी करना है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन के बारे में हमें इसमें पढ़ना है और लास्ट में हमें इसमें पढ़ना है कि जो सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल जो बैकग्राउंड है वो बच्चे को और उसकी लर्निंग को किस प्रकार से प्रभावित करता है या किस तरह से इफ़ेक्ट करता है उसको। तो चलिए हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि जो कोई भी ह्यूमन बीइंग होता है, जो मानव प्राणी है, वो जन्म से लेकर बूढ़े होने तक जो उसका ये टोटल टाइम पीरियड है उसको हम मुख्य तौर पर 5 अवस्थाओं में बांटकर समझ सकते हैं, यानी कि 5 स्टेजेज में हम पूरी लाइफ साइकिल को समझ सकते हैं। ये जो 5 स्टेजेज हैं ये ओवरऑल कॉमन होती हैं, यूनिवर्सल होती हैं, तो इनमें ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो जो इनमें स्टेजेस हैं इनके नाम हम एक बार देख लेते हैं। जो पहली स्टेज है हमारी पूरे ह्यूमन साइकिल की, जो शुरुआत की सबसे इनिशियल स्टेज है वो है जन्म पूर्व अवस्था। जैसे कि हमें इसके नाम से ही पता लग रहा है, इसे प्री बर्थ या प्री नेटल स्टेज भी कहा जाता है। और इसका मतलब है कि जब जो शिशु है वो अभी पैदा नहीं हुआ है, वो माँ के गर्भ के अंदर ही है, तो उस समय जो उसका विकास है उसको हम इस स्टेज के अंदर स्टडी करते हैं। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर स्टेज आती है वो है शैशव काल, जिसे हम इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं। तो ये हमारी प्रीनेटल के बाद दूसरी स्टेज आएगी, इसको हम और आगे गहराई से पढ़ेंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारी आती है बाल्यावस्था या चाइल्डहुड स्टेज, और इस स्टेज को ही हमें बेसिकली, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है, हमें डीपली इसको स्टडी करना है। इसके बाद जो स्टेज आती है वो है किशोरावस्था या एडोलसेंट स्टेज, ये भी एक स्टेज है, और प्रौढ़ावस्था है, एडल्टहुड। तो ये 5 स्टेजेस जो हमने पढ़ी हैं, बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारा कंसर्न तीसरे और चौथे नंबर की स्टेज से है, बाल्यावस्था से और किशोरावस्था से। लेकिन इनको और अच्छे से समझने के लिए हमें इस पाठ में पहली दोनों स्टेज को भी पढ़ना है, यानी कि प्री बर्थ स्टेज को भी हमें पढ़ना है और इन्फेंसी स्टेज को भी पढ़ना है। इसके अलावा चाइल्डहुड स्टेज तो हमारा मेन फोकस रहेगा ही इस पाठ का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और जो इसमें हमारी सबसे पहली स्टेज है जिसे बोला जाता है प्रसव पूर्व अवस्था या जन्म पूर्व अवस्था, जैसा कि हमने बात की थी, इसके नाम से पता लग रहा है कि ये अवस्था वह स्टेज है जिसमें बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है। और इस स्टेज में हम पढ़ रहे हैं कि जो गर्भ के अंदर है बच्चा, उसका विकास किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ जाननी है एक तो कि जो ये इसका टाइम पीरियड है इस स्टेज का, तो वो टाइम पीरियड क्या है। वो टाइम पीरियड वही है कि जब बच्चा गर्भ के अंदर शुरुआत में आता है और उसके बाहर आने तक का जो टाइम पीरियड है ये बेसिकली 280 दिन का टाइम पीरियड माना जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कभी कभार ऐसा हो सकता है कुछ केसेस में, कुछ मेडिकल इश्यूज़ की वजह से, कि ये जो 280 दिन का टाइम है ये आगे बढ़कर 334 दिन 334 डेज़ तक भी चला जाता है। कुछ केसेज में ऐसा होता है। औसत जो दिन है वो 280 दिन का ही इसका टाइम पीरियड रहता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि मेडिकल इश्यूज़ की वजह से ये ज़्यादा भी हो सकता है, इवन ये कम भी हो सकता है, 280 दिन से कम भी ये हो सकता है। हमने
प्रीनेटल स्टेज को और डीपली जानने के लिए प्रीनेटल स्टेज को हमने 3 सब स्टेजेस में डिवाइड किया है। तो 3 सब स्टेजेस जो हैं वो हम आगे पढ़ लेते हैं। ये देखिए, हमने प्रीनेटल स्टेज को 3 सब स्टेजेस में बांटा है और इसमें जो सबसे पहली स्टेज है, प्रीनेटल के अंदर भी जो सबसे पहली स्टेज है वो कही जाती है ओव्यूम स्टेज। ओव्यूम स्टेज होती है जिसे हम हिंदी में डिंब अवस्था बोलते हैं। इसके बाद जो दूसरी स्टेज आती है वो एम्ब्रियो स्टेज है जिसे हम पिंड गर्भ अवस्था कहते हैं। और तीसरे नंबर पर आती है फीटस स्टेज जिसे हम गर्भ अवस्था कहते हैं या गर्भावस्था बोलते हैं। हमें इन तीनों स्टेजेस के नाम को याद रखना होगा, तभी हम इनकी आगे व्याख्या कर सकेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर ओव्यूम स्टेज है, दूसरे नंबर पर एम्ब्रियो स्टेज है और इसके बाद फीटस स्टेज है। इन स्टेजेस के नाम में ही इनका मीनिंग छिपा हुआ है। आगे हम और डीपली इन स्टेजेस को पढ़ेंगे। तो डिंब अवस्था, पिंड गर्भ अवस्था और गर्भावस्था, ये हमारी 3 स्टेजेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहली है हमारी जो सब स्टेज है प्रीनेटल स्टेज की, जो पहली सब स्टेज है वो है हमारी ओव्यूम स्टेज या जिसे हम डिंब अवस्था कहते हैं। यहाँ पर हमें इससे जुड़े हुए एक दूसरे नाम पर पहले फोकस करना है जिसे हम कहते हैं जर्मिनल स्टेज। जर्मिनल स्टेज, जर्मिनल स्टेज। आपको ये ध्यान रखना है कि जर्मिनल जो वर्ड है इसका यूज अगली स्टेजेस में भी मिलता है। हम यहाँ पर मानकर चल सकते हैं कि जर्मिनल स्टेज और ओव्यूम स्टेज लगभग एक समान है, तो इसको हमें अलग से नहीं जानना है, दोनों का एक ही मीनिंग है। देखिए, जो जर्मिनल स्टेज है इसे हिंदी में रोगाणु अवस्था कहते हैं और जर्मिनल स्टेज को, ये रोगाणु अवस्था है। जर्मिनल स्टेज या ओव्यूम स्टेज, हम दोनों को एक मानकर ही इसमें आगे पढ़ेंगे क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम ही है। सबसे पहली बात अगर हम बात करें इसका जो टाइम पीरियड है, जो हमारी ओव्यूम स्टेज या जर्मिनल स्टेज का जो टाइम पीरियड है ये लगभग 2 सप्ताह का होता है। 2 वीक्स का टाइम पीरियड होता है, या हम इसे अगर डेज में कहें तो 15 डेज हम मोटे तौर पर मानते हैं कि जो हमारी जर्मिनल स्टेज है या ओव्यूम स्टेज है इसका 15 डेज का टाइम पीरियड होता है। स्टार्ट कब होती है, ये स्टेज जो है वो स्टार्ट कब होती है? देखिए, क्योंकि हमें पता है कि ये सबसे पहली ही स्टेज है तो इसकी स्टार्टिंग भी सबसे पहले स्टेप से ही हो जाती है। यानी कि जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तब ही इस स्टेज की शुरुआत हो जाती है, जब वो दोनों आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं। देखिए, जब जो स्पर्म है वो मिलते हैं एग के साथ, जब स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं, स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं तब इस स्टेज की शुरुआत हो जाती है। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं, जिसे हम हिंदी में युग्मनज कहते हैं। युग्मनज, तो युग्मनज बन जाता है इसी स्टेज में। ये पहली बात हमें ध्यान रखनी है। और क्या होता है स्टेज में? हमने जान लिया कि स्टेज 15 डेज की होती है और इसमें युग्मनज का निर्माण होने से स्टेज की शुरुआत हो जाती है। अब इसमें जो मेन काम होता है वो होता है युग्मनज का अवकलन हो जाना, यानी कि युग्मनज जो है वो अपने आप को क्या करता है? डिवाइड करना शुरू कर देता है। जो जाइगोट है, जाइगोट, इसमें वो डिवाइड होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ये स्टेज का मतलब हम कह सकते हैं एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जाइगोट का डिवाइड होना, यानी कि युग्मनज का डिवाइड होना इस स्टेज का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अब ये जो जाइगोट डिवाइड होता है, थोड़ा सा हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसको हम थोड़ा सा एक रफली हम एक ग्राफ या पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो सबसे पहले मान लीजिए इस तरीके से ये है एक पिक्चर में, जैसे कि हम समझ रहे हैं, ये बहुत फास्ट डिवाइड होता है स्टेज में। ये बताया गया है कि 10 दिन के अंदर ये डिवाइड होकर अपने आप को क्या करता है? मदर यूट्रस में मतलब स्थापित कर लेता है खुद को। ये इतना फास्ट डिवाइड होता है कि पहले ये इस तरीके से है और अगले दिन या अगले कुछ समय में ही ये अपने आप को 2 सेल्स में डिवाइड कर लेता है।
इसके बाद अपने आप को ये 4 सेल्स में डिवाइड कर लेता है और इसी तरीके से ये 2 के टेबल में खुद को डिवाइड करते हुए जाता रहता है। अंत तक अगर हम देखते हैं तो ये ऐसे ही 32 इसमें जो है वो 5-6 दिन के अंदर इसमें 32 सेल्स अलग अलग बन जाती है। ये अपने आप को डिवाइड करता है। ये हमें समझ में आ गया कि इस स्टेज के अंदर जो जाइगोट है वो खुद को डिवाइड कर लेता है। ये इसकी एक वो हो गई है। और इसी स्टेज का अगर हम देखें एंड कहाँ पर जाकर होता है, तो जो ओव्यूम स्टेज है इसके एंड को अगर आप समझेंगे तो ये हो जाता है तब जब ये जो अंडाणु है या जाइगोट जो बन चुका है इससे ये अपने आप को स्थापित कर लेता है, अपने आप को पहुंचा लेता है मदर के यूट्रस में। तो जब मदर के यूट्रस में ये पहुंच जाता है तो इस स्टेज का मतलब हम कहेंगे कि इस स्टेज की समाप्ति के बाद फिर वो नेक्स्ट स्टेज में चला जाता है मदर के यूट्रस में जाने के बाद, यानी कि यूट्रस को बोला जाता है गर्भाशय। तो हमने इस स्टेज के बारे में क्या जाना है कि ये स्टेज लगभग 15 डेज की होती है और इसमें क्या बनता है, जाइगोट बनता भी है और जाइगोट डिवाइड भी होता है। स्टेज की शुरुआत होती है जब जाइगोट बनता है। इस स्टेज में जाइगोट बहुत फास्ट डिवाइड होता है और बाद में ये जो है वो मदर के यूट्रस में चला जाता है। एक पॉइंट और हम इसमें जान लेते हैं कि ये जो इस स्टेज के टाइम पीरियड में बेसिकली ये जाइगोट जो है वो कहाँ पर रहता है, तो ये बेसिकली जो है वो फैलोपियन ट्यूब में रहता है। इस स्टेज के दौरान जो पूरा हम कह सकते हैं कि कार्य प्रणाली है वो होती है फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि जब वो यूट्रस में चला जाएगा तो अगली स्टेज शुरू हो जाएगी। तो ये फैलोपियन ट्यूब में ये सारा होता है। डे 0 से ये स्टेज शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेज की तरफ। तो ये हमारी है द एम्ब्रियो स्टेज। अच्छा, हम यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दे सकते हैं कि ये एम्ब्रियो स्टेज है और इससे पहले जो हमने पढ़ी वो थी हमारी ओव्यूम स्टेज। ओव्यूम स्टेज को हम प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज भी बोल देते हैं कई बार, क्योंकि वो एम्ब्रियो से पहले आती है, इसलिए उसे हम प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज भी कहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर बात करेंगे एम्ब्रियो स्टेज की। और एम्ब्रियो स्टेज को हिंदी में हम कहते हैं पिंड गर्भ अवस्था। देखिए, हमने बात की कि इस अवस्था में, जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, अब जो पिंड है वो कहाँ आ चुका है, पिंड आ चुका है अब गर्भ में, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, पिंड गर्भ अवस्था। और इसका एक दूसरा नाम भी है अपरिपक्व भ्रूण अवस्था। अपरिपक्व भ्रूण अवस्था हमने इसे क्यों बोला है, देखिए जो इससे अगली स्टेज हम पढ़ेंगे वो भ्रूण की अवस्था होगी। जो इससे अगली स्टेज हम पढ़ेंगे, एम्ब्रियो के बाद जो हम पढ़ेंगे वो भ्रूण की अवस्था होगी। तो इसे हमने अपरिपक्व भ्रूण अवस्था बोला है, यानी कि इसमें एक भ्रूण जैसा दिखने वाला तो है, ह्यूमन बीइंग की जो अपीयरेंस है वो भ्रूण जैसी तो दिखती है, लेकिन अभी पूरी तरह उसे भ्रूण नहीं कहा जा सकता, इसलिए अपरिपक्व भ्रूण अवस्था हमने इसको नाम दिया है। तो आई होप आपको इसके नाम का, स्टेज के नाम का मतलब आपको इसमें समझ आ गया होगा। सबसे पहले जो इसका एम्ब्रियो नेम है इसको हम थोड़ा सा और जानेंगे इंग्लिश में भी। हिंदी में हमने इसको जान लिया, पिंड गर्भ अवस्था बोलते हैं। पिंड गर्भ अवस्था इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो पिंड है वो फैलोपियन ट्यूब से निकलकर गर्भ में स्थापित हो चुका होता है। इसे अपरिपक्व भ्रूण अवस्था बोलते हैं क्योंकि जो भ्रूण है वो अभी अपरिपक्व है, उसे पूरी तरह भ्रूण भी नहीं माना जा सकता। और एम्ब्रियो स्टेज की जो एम्ब्रियो वर्ड है इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए, एम्ब्रियो स्टेज जो है वो सबसे पहले इस वर्ड को अगर हम देखेंगे तो इसे हम कह सकते हैं, एम्ब्रियो होता क्या है, ये एक अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज है। अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज है जिसमें आप कह सकते हैं कि किसी भी एनिमल का, यानी कि ह्यूमन बीइंग का भी जो एग है, या तो वो जो मतलब ह्यूमन बीइंग का जो बेबी है वो या तो एग के अंदर होता है या फिर मदर के यूट्रस में होता है। उस स्टेज को हम बोलते हैं एम्ब्रियो स्टेज। ठीक है, यानी कि ये स्टेज को हम क्या कह सकते हैं कि ये स्टेज स्टार्ट हो जाती है जब जो फर्टिलाइज्ड एग है, एग फर्टिलाइज्ड तो कहाँ हो चुका है,
वो तो पहली स्टेज में ही हो चुका है, इससे पहले वाली जो ओव्यूम स्टेज है। तो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो अपने आप को इम्प्लांट कर लेता है यूट्रस के अंदर, यानी कि वो अपने आप को स्थापित कर लेता है मदर के गर्भाशय के अंदर। तब हम कहते हैं कि वो एम्ब्रियो स्टेज है, या उस बच्चे को भी हम एम्ब्रियो कहते हैं। उसे फीटस नहीं, हम एम्ब्रियो कहते हैं, क्योंकि फीटस स्टेज तो इससे नेक्स्ट वाली स्टेज हो जाएगी। तो इस स्टेज के बारे में, एम्ब्रियो स्टेज के बारे में हम यहाँ पर कुछ चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले ये स्टेज स्टार्ट कब होती है? तो ये स्टेज स्टार्ट होती है जब ओव्यूम स्टेज या जर्मिनल स्टेज खत्म हो जाती है। तो ये स्टेज स्टार्ट होती है, जो जर्मिनल स्टेज का टाइम पीरियड है आफ्टर 2 वीक्स, आफ्टर 2 वीक्स ऑफ जर्मिनल स्टेज। तो जर्मिनल स्टेज के 2 सप्ताह बाद, देखिए हमने जाना था ना कि जो ओव्यूम स्टेज है या जो जर्मिनल स्टेज है वो 2 सप्ताह की, 2 वीक की, या हम कहें 15 दिन की होती है। तो जो हमारी इसके बाद की जो अवस्था है एम्ब्रियो स्टेज, ये हमारी इसके बाद शुरू होती है। अब बात करते हैं इसका लगभग टाइम पीरियड क्या रहता है। तो जो इसका टाइम पीरियड है वो माना जाता है, इसको लेकर थोड़ा सा अलग अलग भी मिलते हैं, लेकिन हम अपनी बुक का ही इसमें जानेंगे। तो 46 डेज का टाइम पीरियड जो है वो एम्ब्रियो स्टेज का माना जाता है। अब इस स्टेज में हमें जानना है कि बेसिकली इस स्टेज में क्या क्या होता है। तो इस स्टेज के जो मेन फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहली बात हमने इसमें जाना कि इसमें स्टेज में जो बेबी है, बेबी जो है उसको, बेबी तो अभी कहना वैसे सही भी नहीं है, बेबी को हम बेसिकली एम्ब्रियो बोलते हैं। एम्ब्रियो, जो इस स्टेज का बेबी है उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। एम्ब्रियो का मीनिंग हमने जान लिया है। एम्ब्रियो का मतलब यहाँ पर क्या है? देखिए, एम्ब्रियो का मतलब है कि एक ऐसा जो है उसके अंदर, एग के अंदर या मदर के यूट्रस के अंदर है बेबी अभी, जो कि क्या करता है, उसकी मेन बात जो स्टेज की है कि ये जो एम्ब्रियो है ये क्या करता है, ये कैरी करता है ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। तो इस एम्ब्रियो की ये एक विशेषता है कि ये जो एम्ब्रियो है या ये जो पिंड है, ये गर्भ के अंदर जो पिंड है, ये ऑक्सीजन लेता है और जो अदर न्यूट्रिएंट्स है यानी कि पोषक तत्व है ये लेता है। इसको हम थोड़ा सा जानेंगे कैसे लेता है। आपको ध्यान होगा जब हम इससे पहले वाली स्टेज, ओव्यूम स्टेज को पढ़ रहे थे, तो हमने जाना था इससे पहले वाली स्टेज में कि जो जाइगोट है वो डिवाइड होता जाता है। हमने बात की थी इस तरीके से बनाकर कि वो सेल्स में डिवाइड होता जाता है। एक स्टेज ऐसी आती है कि ये लगभग 120 के करीब जो है वो सेल्स बना लेते हैं, 120 सेल्स बन जाती हैं। अब जो ये 120 सेल्स बन जाती हैं, ये अपने आप को, जब ये मदर के यूट्रस में अब आ चुका है बेबी, तो ये अपने आप को क्या करती है, डिवाइड कर लेती हैं। और डिवाइड करने के बाद इसमें से लगभग 40 सेल्स जो है वो एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है। 40 सेल्स जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं। ये जो 40 सेल्स एक जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं, इसको हम मतलब एक ग्रुप को, पूरे ग्रुप को, सेल्स के ग्रुप को हम एम्ब्रियो कह सकते हैं। ये थोड़ा ह्यूमन अपीयरेंस जैसा दिखता है, बिल्कुल सर्कल नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पर जो ये बच गई हैं अदर सेल्स, ये इस तरीके से बना लेती हैं और इसको हम कहते हैं प्लेजेंटा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो, वो हम इसको समझने के लिए कर रहे हैं कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वो कैसे लेता है। हमने क्या बात की कि ये सेल्स अपने आप को डिवाइड कर लेती हैं और इसका एक हिस्सा जो है वो लगभग 1/3 से भी कम, ये हिस्सा जो है वो एम्ब्रियो कहलाता है और दूसरा हिस्सा प्लेजेंटा कहलाता है। क्या काम है प्लेजेंटा का और किस तरीके से एम्ब्रियो ऑक्सीजन लेता है? देखिए, प्लेजेंटा का काम ही ये है कि ये हेल्प करता है एम्ब्रियो तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने में।
क्योंकि हमने जाना कि स्टेज का जो एम्ब्रियो है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ले रहा होता है। कहाँ से लेगा वो? ऑब्वियसली वो मदर के ब्लड से ही लेगा। तो प्लेजेंटा का क्या काम है कि ये हेल्प करता है कि मदर के ब्लड से जो उसके लिए जो अच्छी चीज़ें हैं ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वो उस तक पहुंच जाएं। और प्लेजेंटा का एक दूसरा काम भी है कि ये मदर के ब्लड से जो इसका एम्ब्रियो की चीज़ें हैं उनको एक तरह से मिक्सअप होने से ये बचाता है, मिक्सअप होने से बचाता है। तो ये भी एक प्लेजेंटा का काम है। और इस तरीके से जो एम्ब्रियो है उस तक ऑक्सीजन और जो अदर चीज़ें हैं वो पहुंच रही होती हैं। तो हमने ये जाना कि प्लेजेंटा का एक काम ये भी है कि ये जो एम्ब्रियो का ब्लड है उसे मदर के ब्लड से मिक्सअप नहीं होने देता है। इसके बाद इसमें ये भी वर्णन आता है कि लगभग 2 मंथ के बाद जो है सेकेंड मंथ में ये एक जो एम्ब्रियो है हमारा ये एक सैक यानी कि एक थैली नुमा संरचना होती है, थैली जैसी, तो इससे घिरा होता है। तो हमने देखा भी है और हम जानते हैं इस बारे में कि ये एक लिक्विड टाइप एक थैली से घिरा होता है। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम ये होता है कि बच्चे को जो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है उन चीज़ों से हार्मफुल होने से भी बचाए और उस तक जो है बाकी की चीज़ें जो उसके लिए यूजफुल हैं वो चीज़ें उस तक पहुंच जाएं। और क्या इस स्टेज में जो मुख्य चीज़ें हैं हम जान सकते हैं। देखिए इस स्टेज में बच्चे के जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं वो क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। तो पार्ट्स क्रिएट होते हैं बच्चे के, बॉडी पार्ट्स क्रिएट होते हैं। बच्चे का नर्वस सिस्टम जो है वो बनना शुरू हो जाता है। बॉडी पार्ट्स क्रिएट होते हैं, बच्चे का नर्वस सिस्टम जो है वो बनना शुरू हो जाता है या फॉर्म हो जाता है। नर्वस सिस्टम क्या बोलते हैं? स्नायु तंत्र होता है, स्नायु तंत्र। तो ये बनना शुरू हो जाता है। इसके अलावा बच्चे के हमने बात की उसकी लेग्स और आईज जो है वो भी शेप लेना शुरू कर देती हैं। आईज शेप लेना शुरू कर देती हैं, लेग्स भी शेप लेना शुरू कर देती हैं। तो बच्चे के बॉडी पार्ट्स एक तरह से बनने शुरू हो जाते हैं। उसके आर्म्स और लेग्स विजिबल होने लग जाती हैं। अब आर्म्स यानी कि उसके बाजुएं और उसके पैर जो हैं वो आर्म्स एंड लेग्स विजिबल होते हैं अब, ठीक है। आर्म्स और लेग्स विजिबल होने शुरू हो जाते हैं। तो ये था हमारा एम्ब्रियो स्टेज का। एक बार हम जान लेते हैं कि हमने इस स्टेज में क्या क्या जाना है। देखिए हमने जाना है कि जो एम्ब्रियो स्टेज है जिसे हम पिंडगर्भ अवस्था भी कहते हैं या अपरिपक्व भ्रूण अवस्था कहते हैं, लगभग जर्मिनल स्टेज या फिर ओवियम स्टेज के 2 सप्ताह बाद ये शुरू होती है। 46 दिन का इसका टाइम पीरियड होता है। इसमें बच्चा जो है जिसे एम्ब्रियो कहा जा रहा है उस स्टेज में वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ले रहा होता है जिसमें प्लेजेंटा उसकी हेल्प करता है। इसमें सेकेंड मंथ में उसके चारों तरफ एक थैली जैसी संरचना बन जाती है। बच्चे के बॉडी पार्ट्स क्रिएट होते हैं, उसकी आइज़ दिखने लग जाती है और विजिबल हो जाते हैं उसके आर्म्स और लेग्स भी। उसका नर्वस सिस्टम जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो ये था हमारा एम्ब्रियो स्टेज। और अब हम बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट स्टेज की तरफ, ठीक है। तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेज है ये है हमारी फीटस स्टेज। इस स्टेज को हम गर्भावस्था भी बोलते हैं, यानी कि गर्भ में ही है बच्चा अभी भी, तो उसे गर्भावस्था बोला जाएगा पूरी तरह से। और अब ये भ्रूण अवस्था है और परिपक्व भ्रूण अवस्था है, यानी कि अब जो लुक है उसकी अपीयरेंस है वो पूरी तरह से एक ह्यूमन बीइंग वाली है, तो इसलिए हम इसको परिपक्व भ्रूण अवस्था बोलते हैं। फीटस स्टेज जो है ये एम्ब्रियो स्टेज की ही बाद वाली स्टेज है, यानी कि जो एम्ब्रियो था इससे पहले वाली स्टेज में जिसको हम एम्ब्रियो कह रहे थे, अब हम उसी को क्या बोलेंगे? फीटस। जो जिसको हम एम्ब्रियो बोल रहे थे अब हम उसको बोलेंगे फीटस। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है ये जो स्टेज है वो स्टार्ट कब होती है? तो ये स्टेज स्टार्ट होती है जब जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो ये टर्न हो जाता है, ऑफिशियली ये बदल जाता है फीटस में। और ऑफिशियली ये बदल जाता है फीटस में, यानी कि अभी इसकी एक अपीयरेंस जो है वो एक पूरी तरह से एक ह्यूमन बीइंग वाली दिखने लग जाती है। एम्ब्रियो की हमने विशेषता क्या जानी थी? एम्ब्रियो क्या था? जो कि ऑक्सीजन और अदर न्यूट्रिएंट्स ले रहा था। अब तो ये तो हमने इसकी स्टार्टिंग देख ली।
इसका अगर टाइम पीरियड देखें तो टाइम पीरियड इसका बहुत सिंपल है, टिल बर्थ तक ये स्टेज चलती है। यानी कि अब इसके बाद तो क्योंकि बच्चा जो है वो जन्म ले ही लेता है, तो अनटिल बर्थ जो है ये स्टेज चलती है। तो लगभग हम क्या कह सकते हैं कि 300 डेज तक भी ये मैक्सिमम जो है वो जा सकती है। अब इस स्टेज के अंदर जो हम कुछ बातें जो ध्यान रख सकते हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहला तो कि लगभग 4th मंथ में चौथा जो महीना है उसमें क्या होता है कि मदर जो है वो फील कर सकती है अब बच्चे के मूवमेंट को फील किया जा सकता है इस स्टेज के चौथे महीने में। और इसके अलावा अगर देखें तो अब मदर को फील होती है कई सारी चीज़ें कि बच्चा हेड मूवमेंट कर रहा है या अपनी मुंह जो है वो ओपन कर रहा है, अपना माउथ ओपन कर रहा है या बंद कर रहा है, इस तरीके की कुछ चीज़ें। इसके अलावा अब जो है उसकी हार्ट बीट बच्चे की सुनी जा सकती हैं स्टेथोस्कोप की हेल्प से, तो हार्ट बीट्स जो है वो सुनी जा सकती हैं, ये भी स्टेज में होता है। और क्या होता है इस स्टेज में कि लगभग जब 6 मंथ का हो जाता है बेबी, 6 मंथ का जब हो जाता है तो अब बेबी जो है वो क्या होता है कि उसे हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं और नेल्स आने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स ये सब उसके जो है वो बनने लग जाती हैं। और 7th मंथ में अगर हम इसी स्टेज में बात करते हैं तो 7वें माह में अब बच्चा जो है वो क्या करता है कि वो अपनी आइज़ को ओपन एंड क्लोज करने लग जाता है, आइज़ ओपन एंड क्लोज। तो ये है हमारा जो इस स्टेज की मेन बातें थी। ये लास्ट स्टेज है हमारी प्रीनेटल में जिसे हम फीटस स्टेज बोलते हैं। और इस स्टेज के बाद ऐसा होता है कि इसी स्टेज के बाद जो है हम जानते हैं कि बच्चा कई बार प्री मैच्योर बर्थ कर लेता है इसी स्टेज के अंत में, क्योंकि ये लास्ट स्टेज है। तो ऐसा होता है कि बच्चा कई बार प्री मैच्योर बर्थ हो जाता है बच्चे का, लेकिन अभी वो सर्वाइव कर सकता है इस स्टेज में। तो ये थी हमारी 3 स्टेजेस जो हमने पढ़ी हैं प्री नेटल की। तो आई होप आपको ये तीनों स्टेजेस समझ में आई होंगी। और अब हम इस स्टेज के बाद जो कुछ और चीज़ें हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आगे है हमारा इसमें डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस, तो इसको हम थोड़ा सा जानेंगे। यानी कि बच्चे में सेंसेस का डेवलपमेंट कैसे होता है इसको हम समझेंगे दोनों टाइम पीरियड में, प्री बर्थ भी और आफ्टर बर्थ भी। तो डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस में सबसे पहले है हमारा इसमें सेंसिटिवनेस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है सेंसिटिवनेस। देखिए बच्चा जब तक पैदा नहीं हुआ है तो कुछ चीज़ें हैं जो वो सेंसेशन कर सकता है, यानी कि संवेदनाओं का अनुभव। सेंसिटिवनेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? संवेदनाओं का अनुभव या संवेदनाएं। तो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें बच्चा अनुभव कर सकता है बर्थ से पहले ही, यानी कि प्रीनेटल स्टेज के अंदर ही। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर ये भी जान सकते हैं कि जो सेंसिटिवनेस है वो स्टार्ट कहाँ से होती है। सेंसिटिवनेस स्टार्ट होती है हेड से और ग्रेजुअली वो फैलती जाती है फिर पूरी बॉडी के अंदर। स्टार्ट होती है हेड से। अगर हम देखें तो बच्चा जो है वो फील कर सकता है लो टेम्परेचर को, यानी कि लो टेम्परेचर के लिए बच्चा जो है ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसके अलावा बच्चा जब तक पैदा नहीं हुआ है, प्रीनेटल स्टेज में है, तो उसके अंदर जो स्मेल वाली सेंसिटिवनेस होती है क्या, स्मेल करने की, नहीं होती। स्मेल करने की सेंसिटिवनेस नहीं होती है, लेकिन वो फील कर सकता है पेन को फील कर सकता है। तो ये थी कुछ सेंसिटिवनेस से रिलेटेड बातें। बाकी जो और सेंसिटिवनेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो उसके बर्थ के बाद जो है कुछ चीज़ें उसके साथ आती हैं जो पहले नहीं होती हैं। जैसे कि स्मेल करने की हम बात कर रहे थे, तो जब तक बर्थ नहीं हुआ है तो पहले नहीं होती है, लेकिन बाद में स्मेल करने की जो उसकी एबिलिटी है एक तरह से वो बाद में डेवलप हो जाती है बर्थ के बाद में। अब यहाँ पर सेंसिटिवनेस के बाद हम बात करेंगे
एक बच्चे का अब जब वो पैदा हो गया है तो कुछ चीज़ों में उसके हम डेवलपमेंट की डिस्कस करेंगे अलग अलग आस्पेक्ट में, यानी कि एक नवजात जो है उसका विकास किस तरीके से होता है पैदा होने के बाद। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बच्चा जब पैदा हुआ है क्या क्या शारीरिक अभिलक्षण उसके होते हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसमें। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं जब एक बच्चा पैदा होता है, हम सभी ने ऑब्जर्व किया है। सबसे पहली बात अगर हम देखें तो जो नवजात होता है वो अगर हम कहें उसकी अपीयरेंस को लेकर, अपीयरेंस कैसी होती है उसकी, वो कैसा अपीयर होता है, डिसप्रोपोर्शनेट होता है। इसका मतलब क्या है, डिसप्रोपोर्शनेट का क्या मतलब है, यानी कि वो समानुपात में नहीं होते हैं, उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो समानुपात में नहीं होते। अगर आप एक एडल्ट पर्सन को देखेंगे तो अगर बच्चे को देखेंगे तो क्या चीज़ें उसमें डिसप्रोपोर्शनेट होती हैं। जैसे उसका हेड थोड़ा सा बड़ा होगा बाकी बॉडी पार्ट्स के मुकाबले, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो दिखने में जो है वो उतना एक समान अनुपात में जो एक ह्यूमन बीइंग होता है वैसा नहीं दिखता है। और क्या उसके शारीरिक अभिलक्षण हो सकते हैं। शारीरिक अभिलक्षणों में एक मेन चीज़ जो है हम जानते हैं कि उसकी जो त्वचा होती है, यानी कि उसकी जो स्किन है वो बहुत पतली होती है। त्वचा बहुत क्या होती है, पतली, या फिर कहीं बहुत सेंसिटिव होती है, इसलिए हमें बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है बच्चे के लिए। इसके अलावा कुछ केसेस में देखा जाता है कि बच्चे का जो हेड है वो फुल ऑफ हेयर होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो ऑलरेडी उसे बहुत सारे बाल होते हैं सिर पर। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि नहीं भी होते, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बहुत बाल होते हैं और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बिल्कुल नहीं होते हैं। तो ये थे हमारे उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स न्यूबॉर्न बेबी के। इसके बाद अगर हम देखेंगे उसके श्वसन और रक्त संचार से रिलेटेड कुछ पॉइंट जो हम ध्यान रख सकते हैं, रेस्पिरेशन से और सर्कुलेशन से रिलेटेड। तो रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन से रिलेटेड जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, सबसे पहले तो हम उसमें ये ध्यान रख सकते हैं कि उसकी जो ब्रीदिंग होती है वो अनइवन होती है। अनइवन यानी कि वो समान नहीं होती है, विषम होती है। यानी कि कभी तो वो बहुत तीव्र गति से हमें सांस लेते प्रतीत हो सकता है और कभी लगता है कि बहुत स्लो ये चीज़ कर रहा है। तो वो एक समान नहीं होती हैं। हम जानते हैं कि जो नॉर्मल रेंज है छोटे बेबी की वो ज़्यादा होती है, वो 120 से 140 तक पर मिनट जो है वो चली जाती है उसकी जो ब्रीदिंग की है स्पीड। और इस समय बच्चे में हीमोग्लोबिन अच्छी मात्रा में होता है। हीमोग्लोबिन मतलब प्रचुर मात्रा में होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है, प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, तो ये था हमारा बच्चे का श्वसन और रक्त संचार से रिलेटेड कुछ बातें। आगे हम इसमें थर्ड नंबर पर देखते हैं डाइजेशन से रिलेटेड। तो हम सभी जानते हैं कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका डाइजेशन पहले और बाद में, पहले जब बच्चा माँ के गर्भ के अंदर था तो वो क्या कर रहा था, जो माँ के गर्भ के अंदर था तब तो वो अपना फूड जो है वो मुंह के द्वारा नहीं ले रहा था। तब तो अपना फूड जो मुंह के द्वारा नहीं ले रहा था। अब जब बच्चा पैदा हुआ है तो अब वो स्टार्ट कर देता है, जो ईटिंग है वो माउथ से स्टार्ट हो जाती है अब उसकी माउथ से। और इस काम में उसे इसलिए बहुत एक तरह से प्रॉब्लम भी आती है क्योंकि एकदम से वो पूरा चेंज हो जाता है। तो इसमें बच्चे में एक एबिलिटी जो कि नेचुरल दी होती है कि सकिंग की जो एबिलिटी है वो बच्चे में बहुत तीव्र होती है। तो ये मतलब गॉड का हम गिफ्ट कह सकते हैं कि बच्चे में पहले से ही ये स्ट्रॉन्ग होती है ये रिफ्लेक्शन। तो लगभग वो उसे 10 से 12 बार जो है वो 10 से 12 बार उसे फीड कराया जाता है एक बच्चे को। इसके अलावा जो बाकी की चीज़ें हैं
इसमें वो है कि बच्चा एक बार जब पैदा होता है तो हम जानते हैं कि उसका जो वेट होता है वो पहले जितना उसका होता है अगले कुछ दिन में 5-7 डेज में अगर हम देखें 5 to 7 डेज में तो वो लॉस होना शुरू हो जाता है। बच्चे का वज़न लॉस होता है क्योंकि वो नए नए एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है। आने के बाद उसकी जो स्वेलिंग वगैरह है वो भी कम होती है तो वो लॉस होना शुरू हो जाता है। हालांकि इसके बाद जो है वो फिर से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये था हमारा पाचन क्रिया के अंदर कुछ पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए। इसके अलावा जो पंजर या ढांचा से रिलेटेड है बच्चे का यानी कि उसके जो अस्थियों से रिलेटेड स्केलेटन है उसके बारे में अगर हम बात करें तो बच्चे में कैल्शियम होता है प्रचुर मात्रा में। कैल्शियम होता है प्रचुर मात्रा में, यानी कि मैंने यहाँ पे एक डबल एरो जो लगाया इसका मतलब। और सॉफ्ट होती है उसकी जो अगर कहें बोन्स जो हैं, बोन्स हड्डियाँ हैं जो बच्चे की वो बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए हमें बहुत एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है एक छोटे बच्चे की, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती है उसकी बोन्स तो ऐसा भी हो जाता है कई बार बच्चों को जो है ना फ्रैक्चर बहुत जल्दी हो जाते हैं फ्रैक्चर। लेकिन इसमें भी एक अच्छी बात यह है कि वो फ्रैक्चर बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, वो ठीक भी हो जाते हैं अपने आप भी। मतलब उनमें जो हील है, हील हो जाते हैं जल्दी, ठीक हो जाते हैं हम कई फ्रैक्चर्स को। इसके बाद है टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। तो देखिए टेम्परेचर का हम जानते हैं जब पहले बच्चा जब माँ के गर्भ के अंदर है तो वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। लेकिन अब जब बच्चा बाहर आ गया है वातावरण में, जब बच्चा बाहर आ गया है वातावरण में तो टेम्परेचर उतना नहीं है, लगभग 60-70 फ़ारेनहाइट तक होता है टेम्परेचर। अब तो बच्चे को हमें हीट और कोल्ड दोनों से ही बचाना होता है, इसमें हीट और कोल्ड दोनों से ही हमें बच्चे को बचाना होता है। इसके बाद है इन्फेक्शन का अगला पॉइंट है हमारा 5th पॉइंट है ये, इन्फेक्शन यानी कि बीमारियों से संक्रमण के बारे में है हमारा ये पॉइंट। तो जो नवजात होता है यहाँ पर एक अच्छी बात भी है कि जो नवजात होता है वो पहले से ही उसके अंदर जो है वो एंटीबॉडी बनी होती है नेचुरली। मदर के पेट से जब बच्चा बाहर आता है तो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ पहले से ही होती है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं ठहरती हैं, इसलिए हमें वैक्सीनेशन वगैरह बच्चों के कराने होते हैं। तो एंटीबॉडी उसके अंदर पहले से होती है कुछ बीमारियों से लड़ने के लिए। और इसीलिए ये कहा जाता है कि जब बच्चा मदर के पेट में है तो उस समय हमें बहुत केयर करनी चाहिए, क्योंकि जितनी केयर मदर को उस टाइम में मिलती है बच्चे की एंटीबॉडी पे उसका एक तरह से हम कहें कि इफ़ेक्ट होता है, बच्चे की स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी क्रिएट होती है। तो अब जब बच्चा बाहर आ गया है, जब वो बाहर के एनवायरनमेंट में आ चुका है तो अब वो उससे इंटरेक्ट कर रहा है, बाहर के एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है। अब बाहर के एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है अगर, तो अब उसे बहुत सारे जर्म्स वगैरह से भी बच के रहना पड़ेगा। तो इसके लिए हम जानते हैं कि हम उसमें बच्चे को कुछ जो फिक्स टाइम है उनके बाद हम वैक्सीनेशन वगैरह कराते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट्स। इसके बाद 6 पॉइंट है इसमें, बिहेवियर ऑफ द न्यूबॉर्न। तो ये हम सभी ने देखा भी होगा अपने घर परिवार में या पास पड़ोस में कि जो एक नवजात होता है उसका व्यवहार किस तरीके का होता है, वो किन चीज़ों पे खुश होता है, किन चीज़ों पे किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो बच्चे का जो इसमें बिहेवियर है वो हम कह सकते हैं कि वो इनवॉलंटरी है, इनवॉलंटरी बिहेवियर है, रिस्पॉन्स करता है इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स का क्या मतलब है? इनवॉलंटरी मतलब होता है कि जो हमें जो वे रिस्पॉन्सेज जो हमने सोचकर नहीं किए हैं वो हो गए हैं। तो हम सभी जानते हैं कि बच्चा इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स करता है, वो कुछ उस समय में सारे रिस्पॉन्स जो होते हैं वो बहुत सोचकर नहीं करता है। तो अगर देखें कि बच्चे के और बिहेवियर के बारे में अगर हम बात करें तो बच्चा छोटी छोटी चीज़ों पर कैसे कि बच्चे के लिए तो बड़ी चीज़ें हैं, अगर उसका स्लीपिंग पोजीशन भी चेंज हो जाती है, जो उसकी स्लीपिंग पोजीशन है अगर वो भी चेंज हो जाती है तो बच्चा क्या करता है, रोना शुरू कर देता है, क्राई करना शुरू कर देता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे उसके न्यूबॉर्न के बिहेवियर से रिलेटेड।
अब इसके बाद है हमारा अगला पॉइंट न्यूबॉर्न की सेंसरी पावर से रिलेटेड। तो न्यूबॉर्न में भी कुछ सेंसरी पावर होती हैं, जो कि हमने सेंसेशन वाले जब हम बात कर रहे थे तो भी हमने उसमें जाना था। न्यूबॉर्न में सेंसरी पावर धीरे धीरे भी कुछ डेवलप होती हैं। अगर हम इसमें बात करें तो लगभग 5 मंथ का, 4 to 5 मंथ का जब बेबी हो जाता है, 5 मंथ का, तो 5 मंथ्स का होने के बाद बेबी जो है वो क्या करना शुरू कर देता है, जो आवाज़ हैं उनमें अंतर करना शुरू कर देता है। वो अलग अलग तरह की आवाज़ों में अंतर करना शुरू कर देता है। और ये हमें कैसे पता लगता है, बच्चे का जो रिस्पॉन्स है आवाज़ों के लिए वो देखकर हमें पता लगता है कि बच्चा अब आवाज़ को पहचान पा रहा है। हम कई बार उसके पास क्लैप करके देखते हैं ना, तो उधर ही रिस्पॉन्स करता है, या किसी और तरह की आवाज़ को वो लाइक करता है, किसी आवाज़ से वो हो सकता है एकदम से एकदम से क्या हो जाता है कि इनबैलेंस हो जाता है किसी और तरह की आवाज़ से। तो अब बच्चा जो है क्या करता है, वो स्मेल करना शुरू कर देता है। हमने जाना था कि जब तक बच्चा बर्थ नहीं हुआ है वो स्मेल नहीं कर सकता है चीज़ों को। अब वो अगर 6 महीने का जब हो जाता है बच्चा, 6 मंथ का, तो अब वो क्या करता है, टेस्ट सेंसिटिवनेस भी आ जाती है उसमें। अब वो टेस्ट कर सकता है थोड़े बहुत चीज़ों को। तो ये चीज़ें थी उसकी सेंसरी पावर से रिलेटेड। अब यहाँ पर बात करते हैं लर्निंग से रिलेटेड। तो क्या जो एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, हम क्या सोचते हैं, क्या वो कुछ सीखने जैसी बातें अपने बिहेवियर में शो करता है? हाँ बिल्कुल, जो न्यूबॉर्न बेबी है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि बच्चा ऐसी चीज़ें शो करता है कि हम कह सकते हैं कि बच्चा सीख रहा है, या उसमें इंटेलिजेंस है बच्चे में। कैसे है, यहाँ पर एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि जब बच्चा फीडिंग कर रहा है, जब वो दूध पी रहा है बच्चा, तो फीडिंग करते टाइम बच्चा अपनी पोजीशन को खुद एडजस्ट करने की कोशिश करने लगता है कि किस पोजीशन में वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो यहाँ पर एक तरह से ये सिंबल है लर्निंग का पहला सिंबल हम इसको मान सकते हैं कि फीडिंग करते टाइम जब बच्चा अपनी अवस्थाओं को बदल रहा है दूध पीते समय, तो ये उसकी लर्निंग का जो है वो पहला सिंबल है। इसके अलावा अगर देखा जाए कुछ और साइन भी इसमें लर्निंग के हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि जो बच्चा है वो अगर लाइट आ रही है कहीं से, तो अपनी आइज़ को जो है वो आइज़ को बंद करना या खोलना या दूसरी तरफ घुमाने की कोशिश करता है, तो ये भी एक लर्निंग का साइन है। तो ये एक दूसरा साइन हो गया। और अब यहाँ पर बताया गया है कि जब बच्चा 3-4 महीने का हो जाता है, 3 to 4 मंथ का जब बच्चा हो जाता है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग साइन जो है वो दिखाता है लर्निंग का, जब वो स्माइल करता है अपने किसी परिचित या मदर की तरफ। स्माइल रिस्पॉन्स जब करता है तो हम कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है लर्निंग से रिलेटेड। तो ये कुछ बातें थी कि बच्चा जो न्यूबॉर्न है वो किस तरीके से सीखता है, या कौन कौन से ऐसी बातें हैं जिससे हम कह सकते हैं कि बच्चे ने सीखा है। तो अगला है हमारा अब इसमें जो नेक्स्ट स्टेज है हमारी, ये है हमारी इन्फेंसी स्टेज। ये वाइडर टर्म में हम कह रहे हैं, इससे पहले हमने पढ़ा था प्री नेटल स्टेज, उसके अंदर हमने बहुत सारी सब स्टेजेज और अलग अलग बातें डिस्कस की, और अब हम आ गए हैं इन्फेंसी स्टेज में। तो जो प्री नेटल स्टेज थी वो हमारी प्री बर्थ स्टेज थी, और जो हमारी इन्फेंसी स्टेज है ये हमारी जस्ट आफ्टर द बर्थ स्टार्ट होती है इन्फेंसी स्टेज। तो ये आफ्टर बर्थ की हमारी पहली स्टेज है, हम एक तरह से कह सकते हैं। और इस स्टेज को अगर हम बात करें तो इस स्टेज के बारे में हम अधिक जानें, इससे पहले इसकी टाइम पीरियड या ड्यूरेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड है, एक बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो शैशव काल है या इन्फेंसी स्टेज है, इसके टाइम पीरियड को लेकर सभी एक तरह से साइकोलॉजिस्ट या एजुकेटर्स वो एक मत नहीं होते हैं। तो इसका टाइम पीरियड अलग अलग बताया जा सकता है। यहाँ पर हम बेसिकली जो बात कर रहे हैं वो हरलोक, जो एक हम कहें कि मनोवैज्ञानिक हैं,
हरलोक से संबंधित जो उन्होंने टाइम पीरियड को लेकर बताया है बच्चे के इन्फेंसी स्टेज को, उसको हम यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर मानकर चलेंगे। तो अवधि जो है इस टाइम पीरियड का जो ड्यूरेशन है वो लगभग होता है 2 वीक का, 2 वीक। कहीं कहीं पर आप अगर किसी और विचारक के इसमें पढ़ रहे हैं तो ये 2 वीक की बजाय कुछ और भी मिल सकता है। इसके बाद इस 2 वीक का जो टाइम पीरियड है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है हरलोक के अनुसार, एक प्रसव काल और एक नवजात अवस्था। यानी कि जो पहला है प्रसव काल, इसे हम मान सकते हैं, जो हरलोक ने बताया है ये होता है हमारा बिल्कुल जब बच्चे का बर्थ हुआ है, बर्थ से 15 या 30 मिनट तक का टाइम पीरियड ओनली। ये कौन सा टाइम पीरियड होता है बेसिकली? ये टाइम पीरियड वो होता है जब बच्चा जो है वो अभी कोर्ड से, जो कोर्ड है जिसके द्वारा बच्चा पहले मदर से जुड़ा हुआ था, नली जो होती है उससे जब तक है उससे कटा नहीं है तब तक का ये टाइम पीरियड जो है वो प्रसव काल का माना जाता है। और दूसरा जो है वो नवजात की अवस्था है। ये कब शुरू होती है? जब बच्चा कोर्ड से अलग हो चुका है। ठीक है, तो कोर्ड से जब सेपरेट हो चुका है तो हम यहाँ पर ध्यान रखने के लिए लिख लेते हैं, कोर्ड से जब बच्चा अलग हो चुका है तो हमारी ये सेकंड स्टेज जो शुरू होती है, और ये यहाँ से शुरू होकर केवल चलती है कितने टाइम पीरियड तक? 2 वीक तक, 2 वीक। ये आफ्टर बर्थ की हम बात कर रहे हैं, आफ्टर बर्थ। ठीक है, तो ये तो था हमारा इसका टाइम पीरियड का। अब अगर हम इसमें देखें, इसमें भी बच्चे को पैदा होने के बाद कई सारी चीज़ें हैं जिनको हम ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि क्या क्या चीज़ें बच्चा मतलब इसमें पैदा होने के बाद उसके साथ जो चीज़ें हैं वो होती हैं। सबसे पहला है रेडिकल एडजस्टमेंट, स्वाभाविक समायोजन। रेडिकल एडजस्टमेंट का क्या मतलब है? देखिए, रेडिकल का क्या मतलब होता है? रेडिकल को वैसे हिंदी में आमूल भी बोला जाता है, आमूल परिवर्तन जो होते हैं ना, यानी कि रेडिकल का मतलब होता है जो एकदम से जो चेंज होते हैं। तो अब बच्चा जब मदर से अलग हो गया है, पेट से बाहर आ चुका है, तो उसे कुछ समायोजन है जो कि अपने वातावरण में करने पड़ते हैं और वो उसे अब एकदम से करने हैं। तो सडन चेंजेस बच्चे के लिए इसमें आ जाते हैं, सडन चेंजेस, यानी कि जो अचानक आने वाले बदलाव हैं वो इसमें बच्चे को उनके साथ जो है हैंडल करना पड़ता है। तो इसमें बहुत सारा बच्चे को क्या करना पड़ता है? एडजस्टमेंट करना पड़ता है, लोट्स ऑफ एडजस्टमेंट, अपने एनवायरनमेंट के साथ लोट्स ऑफ एडजस्टमेंट बच्चे को करना पड़ता है। तो ये था इसमें स्वाभाविक समायोजन में कि उसे बच्चे को अपने नए वातावरण के साथ जो है वो समायोजन करना है। इसके बाद इसमें दूसरा है विकास में रुकावट। विकास में रुकावट, हमने पहले बात की थी कि जब बच्चा न्यूबॉर्न है वो बाहर आता है तो उसमें पहले जो वेट होता है, न्यूबॉर्न का पैदा होने का वेट अगर आप कभी देखेंगे तो उसके आने वाले 5-7 दिन में जो है वो क्या होता है? वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, वेट लॉस होता है। इसके अलग अलग बहुत सारे कारण हैं वेट लॉस होने के, कि बच्चे में स्वेलिंग जो है वो अब ख़त्म हो रही है, बच्चा नए वातावरण से जुड़ रहा है, तो इसमें जो उसे स्ट्रगल करना पड़ रहा है उसमें उसका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये विकास में रुकावट से हमने इसको बताया है। हालांकि ये जो है बाद में दोबारा से वेट गेन करना शुरू कर देता है, वेट गेन होना बाद में शुरू हो जाता है, लेकिन बाद में, पहले उसका वेट लॉस होता है, इसलिए हमने इसको एक तरह से विकास में रुकावट के तौर पर बताया है। तो ये था इसमें। और इसके बाद जो है वो ये नॉर्मल होता है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि ये जो प्लेटो बन जाता है डेवलपमेंट में, ये नॉर्मल होता है जो कि अपने आप ही ठीक हो जाता है। इसके बाद है प्रीव्यू ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास का पूर्वावलोकन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है उसका आगे विकास कैसे होगा उसको हम एक तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि उसका आगे कुछ क्लूज हमें इसमें मिल जाते हैं उसके आगे के विकास को लेकर, उसके आगे के डेवलपमेंट को लेकर एक तरह की भविष्यवाणी या पूर्वावलोकन हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद है कि ये जो टाइम पीरियड होता है ये
संकटप्रद काल है। संकटप्रद काल है ये। संकटप्रद काल कैसे है कि बच्चे को, जैसे कि हमने जाना कि अब वो नए एनवायरनमेंट में आया है तो उसका फिजिकल एनवायरनमेंट भी चेंज हो गया। पहले वो फीड जिस तरीके से ले रहा था वो भी उसका चेंज हो गया है। तो बच्चे के लिए अगर हम देखें फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों ही टर्म में ये जो है टाइम पीरियड जो है वो संकट वाला है। इसके बाद संकट वाला टाइम पीरियड है, इसी को अगर हम इससे जोड़कर देखते हैं तो उसे बहुत सारी चीज़ों के साथ क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। इसीलिए वो संकट वाला टाइम पीरियड है, समायोजन करना पड़ता है। और ये जो समायोजन है उसे कई सारी चीज़ों में करना पड़ता है, इसलिए हम इसको अलग अलग चीज़ों में बांटकर पढ़ सकते हैं जो बहुत इजी है। ये उसे टेम्परेचर के साथ समायोजन करना है। जैसे कि हमने पहले बात की, बच्चा जब मदर के गर्भाशय में है तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी टेम्परेचर रहता है और बाद में ये हो जाता है 60-70 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यानी कि बच्चे के टेम्परेचर में एकदम से इतना चेंज आ गया, अब उसको सर्वाइव करना पड़ेगा उस नए टेम्परेचर में। और इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे के टेम्परेचर को लेकर हमें बहुत केयरफुल रहना होता है। इसके अलावा जो ब्रीथिंग से रिलेटेड है, श्वसन से रिलेटेड है। पहले जो बच्चा है वो जो ब्रीथिंग कर रहा था वो कोर्ड के थ्रू कर रहा था और अब वो ब्रीथिंग जो करेगा वो अपनी खुद की नोज़ के थ्रू करेगा। तो बच्चे को इसमें भी सर्वाइव करना पड़ेगा। इसके बाद सकिंग एंड स्वेलोइंग से रिलेटेड है, यानी कि इसमें जो बच्चा है पहले उसका फीडिंग का तरीका अलग था और अब वो क्या करेगा, मदर फीड जो है वो अपने माउथ के थ्रू लेगा, है ना। पहले तो वो कोर्ड के थ्रू ले रहा था और अब वो जो है माउथ के थ्रू अब वो मदर फीड ले रहा है। चीज़ों को निगलने के लिए भी उसे मेहनत करनी पड़ेगी ना, क्योंकि बच्चे को ये चीज़ें आती नहीं है तो उसे निगलने में भी मेहनत करनी है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे को क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। इसके बाद मल त्याग से रिलेटेड है, यानी कि जो बच्चा है अब पैदा हो चुका है वो फीड भी ले रहा है तो वो मल त्याग भी करेगा। तो अब जो है बच्चे को मल त्याग करना है, पहले वाले सिस्टम से नहीं करना है। पहले तो वो जो कोर्ड है पहले उसके थ्रू कर रहा था, जिसे हिंदी में हम कहते हैं नाभि रज्जु। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा बच्चे को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेज है हमारी चाइल्डहुड स्टेज, जो कि हमारा इस बुक का और इस चैप्टर का मेन कंसर्न है, चाइल्डहुड स्टेज। तो बाल्यकाल की अवस्था या बाल्य अवस्था हम इसको कहते हैं। तो ये हमारी एक तरह से तीसरी स्टेज हो गई। पहली हमने पढ़ी थी प्रीनेटल स्टेज, इसके बाद हमने पढ़ा इन्फेंसी स्टेज और अब हम तीसरे नंबर की स्टेज पर हैं जो कि है चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड स्टेज को और गहराई से समझने के लिए हमने कुछ और सब स्टेजेज में डिवाइड किया है। तो डिफरेंट स्टेजेज ऑफ चाइल्डहुड हैं, अवस्थाएं जो अलग अलग हैं बाल्यावस्था की। तो ये 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। बेबीहुड स्टेज पहले है बच्चे की, जिसे शैशव अवस्था बोला जाता है। इसके बाद अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है और लेट चाइल्डहुड स्टेज है। चाइल्डहुड को हमने अर्ली और लेट चाइल्डहुड से दिखाया है। तो जानेंगे हम इन तीनों स्टेजेस को आगे। तो देखिए ये हमारी 3 स्टेजेज हैं। पहली बेबीहुड की स्टेज है, दूसरी है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज और तीसरी है लेट चाइल्डहुड स्टेज। तो जानते हैं हम इन तीनों स्टेजेस के बारे में। पहले हम ये भी जान लेते हैं कि जो बेबीहुड स्टेज है इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो कि है हमारा टोडलर हुड स्टेज, यानी कि हिंदी में हम इसे बोलते हैं डगमगाती चाल। तो जैसे कि नाम से हमें पता है इस स्टेज में जो बच्चे की चाल है वो डगमगाती है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो इस स्टेज का जो टाइम पीरियड है वो हमारा लगभग जब बच्चा पैदा हुआ है बर्थ से लगभग 2 ईयर तक का टाइम पीरियड हम इस स्टेज में मानते हैं बच्चे का। इसे हम बेबीहुड भी कहते हैं, इसे हम टोडलरहुड भी बोलते हैं। टोडलरहुड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बच्चा चलना सीखता है।